नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और बहुत ही धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों जो आपके बोर्ड में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस लेक्चर में अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन विज्ञान के जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपके पेपर में बिल्कुल छपे मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पीएच मान क्या है, इससे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पीएच का दोस्तों जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह एक ऐसा पैमाना है जो किसी विलयन की अम्लता मतलब एसिडिटी और क्षारता मतलब बेसिसिटी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पीएच का मापन 0 से लेके दोस्तों 14 तक के बीच में होता है, जहाँ पे पीएच अगर दोस्तों 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा दोस्तों। अगर पीएच 7 के बराबर है तो दोस्तों क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो दोस्तों क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दोस्तों, पहला है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सबसे पहले दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से प्रभावित करती है। फिर दूसरा है दोस्तों तापमान, टेम्परेचर भी इसे प्रभावित करता है दोस्तों। तापमान बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, पीएच मान बदलता है दोस्तों। विलयन की सांद्रता, सांद्र अम्ल या फिर क्षार का पीएच अलग अलग हो सकता है दोस्तों। तो ये भी इसको प्रभावित करने का कारक है दोस्तों। इसे दोस्तों रट लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, रट्टा मान लीजिए दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये पूछा जा चुका है अभी तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला है बेकिंग सोडा। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, रासायनिक विधि, उनके रासायनिक सूत्र लिखिए और उनके उपयोग भी लिखना, बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। अगर आपको 95+ दोस्तों फोड़ना है बोर्ड के एग्जाम में, मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपके पेपर में वो 100% आने वाले हैं। तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दोस्तों केक हो गया, ब्रेड आदि को फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, एसिडिटी से राहत पाने के लिए आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। सफाई में दोस्तों ये दाग धब्बे, जमी हुई गंदगी को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है, मुंह के छालों और त्वचा की जलन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैसे बनता है। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उपयोग बताइए। प्लास्टिक ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4 2H2O को लगभग 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में जिप्सम से पानी के अणु हट जाते हैं और यह CaSO4 हाफ H2O बनता है दोस्तों। इसी को प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहते हैं दोस्तों। ये रासायनिक विधि है, आप लोग देख लीजिए। CaSO4 2H2O को दोस्तों जब आप 373 केल्विन पर क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O और क्या बनेगा दोस्तों, 1.5 H2O बनेगा दोस्तों। प्लास्टिक ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है दोस्तों, निर्माण कार्य में दोस्तों दीवारों और छतों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोल्ड एवं सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और चिकित्सा में दोस्तों आजकल इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, हड्डियां टूटने पर जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एक कास्ट बनाने के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर धातुओं और अधातुओं की भौतिक गुणों में अंतर क्या बताना है आप लोगों को, अंतर लिखिए दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों पहला है तन्यता, धातुओं को तारों में खींचा जा सकता है, अधातुओं में यह गुण नहीं होता है दोस्तों। खनखनाहट की बात करें दोस्तों तो धातुएं खनखनाहट पैदा करती हैं, अधातुएं खनखनाहट पैदा नहीं करती हैं। मौल्यता की बात करिए तो धातुओं को पतली चादरों में खींचा जा सकता है, अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। चमक की बात करें दोस्तों, धातुएं बहुत ज्यादा चमकदार होती हैं, अधातु सामान्यतः चमकदार नहीं होती हैं। चालकता की बात करें तो दोस्तों गर्मी और बिजली की अच्छी चालक होती है दोस्तों धातु के अंदर। जैसे कॉपर आप लोगों को पता होगा, कॉपर का जो वायर आता है उसमें चालकता बहुत अच्छी होती है करंट की। गर्मी और बिजली की खराब चालकता होती है दोस्तों अधातु के अंदर।
आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संचारण क्या है, इसे रोकने के उपयोग लिखिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संचारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातु पर्यावरणीय तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नमी या फिर रसायन के साथ प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे दोस्तों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना दोस्तों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसे रोकने के उपाय देख लेते हैं दोस्तों। संचारण रोकने के उपाय देखिए निम्न है। धातुओं को आप क्या करेंगे दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन कर दें तो इसको आप रोक सकते हैं। धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाकर संचारण को रोका जा सकता है। पेंटिंग कर दीजिए या फिर आप उसको वर्निशिंग भी कर सकते हैं, वर्निशिंग भी कर सकते हैं। धातु के सतह पर पेंट या फिर वर्निश की परत लगाकर हवा और नमी से बचाया जा सकता है। तेलीकरण कर सकते हैं दोस्तों, ग्रीसिंग कर सकते हैं। मशीनों पर या फिर उनके जो उपकरण होते हैं दोस्तों उनकी सतहों पर आप लोग तेल या फिर ग्रीस लगाकर भी उन्हें बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं, इनके रोकने के उपाय हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं, पैरामीटर है दोस्तों, ये साबुन दिया गया है, डिटर्जेंट दिया गया है। तो जल के प्रकार दोस्तों, साबुन केवल मुलायम पानी में प्रभावी होते हैं। जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों कठोर पानी में भी अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों। जैव अपघटन देख लेते हैं, साबुन आसानी से जैव अपघटनीय होते हैं। अधिकांश जो डिटर्जेंट होते हैं जैव अपघटन में अधिक समय लेते हैं और प्रदूषण का कारण भी बन सकते हैं दोस्तों। फोम बनाने की क्षमता देखी जाए तो साबुन कठोर पानी में कम फोम बनाते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं दोस्तों कठोर पानी में भी पर्याप्त फोम को बना लेते हैं दोस्तों। फोम कहलाता है वो एक फसू का टाइप आपने देखा होगा जो पानी में आपको देखने को मिलता है। रासायनिक संरचना क्या है दोस्तों, साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। जो डिटर्जेंट होते हैं दोस्तों वो सल्फोनिक एसिड या फिर एल्कलाइल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, पाचन तंत्र का वर्णन चित्र सहित आपको करना है दोस्तों। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल पूछा जाने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का आपको वर्णन करना है। पाचन तंत्र हमारे शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को सरल और घुलनशील रूप में बदलकर ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है। यह तंत्र मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैला होता है। कहां तक फैला होता है दोस्तों, गुदा तक, जिसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी बोर्ड में लिखिएगा दोस्तों हेडिंग वाइज, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। पहला दोस्तों मुख, माउथ, भोजन की शुरुआत मुख से होती है। लाल ग्रंथियां भोजन को गीला करती हैं दोस्तों, और एंजाइम जैसे कि एमाइलेज हो गया स्टार्च को तोड़ता है। अगला है दोस्तों ग्रसनी या फिर ईसोफेगस, फेरिंग्स और फिर ईसोफेगस हो गया दोस्तों। भोजन को ग्रसनी से होकर जो आपकी ईसोफेगस है जिसको अन्न नली बोला जाता है दोस्तों, उसमें भेजा जाता है। अन्न नली भोजन को पेट तक ले जाती है। अगला दोस्तों आमाशय, स्टोमच, पेट में दोस्तों जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं जिसको HCl बोलते हैं, भोजन को पचाने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। प्रोटीन को पचाने वाला दोस्तों जो एंजाइम होता है उसको पेप्सिन बोलते हैं और वो सक्रिय हो जाता है। अगला होता है दोस्तों छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, पाचन तंत्र का दोस्तों सबसे लंबा भाग होता है। यहाँ पित्त रस जो कि गॉड ब्लैडर से आता है और अग्न्याशय रस दोस्तों जो कि पैनक्रियास से आता है, भोजन को पचाने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण दीवारों में स्थित जो सूक्ष्म रज्जुकाओं दोस्तों जो बिलाई होती है उनके द्वारा देखने को मिलता है दोस्तों। अगला है दोस्तों बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ दोस्तों क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जल का एब्जॉर्प्शन होता है और जो दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ को ठोस रूप में गुदा मतलब दोस्तों क्या होता है, एनस तक भेजा जाता है। और अगला दोस्तों क्या है, गुदा द्वार, जिसको एनस बोलते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों, इसके द्वारा क्या निकाल दिया जाता है दोस्तों, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकाल दिया जाता है दोस्तों। इतना लिखने के बाद आप इस प्रकार चित्र बना देंगे दोस्तों, तो आपके बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ये 6 नंबर में आया होगा दोस्तों तो आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली भी वीडियो आपको ऐसे ही मिलने वाली है दोस्तों, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स और उनके कार्य को समझाइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक जिसको दोस्तों केमिकल मैसेंजर कहते हैं दोस्तों, यह शरीर की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाकर कई कार्यों को दोस्तों क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं या फिर उनको नियंत्रित करते हैं।
पहला हार्मोन है दोस्तों थायरोक्सिन, स्रावित किससे होता है दोस्तों? थायराइड हार्मोन से। मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म, उपापचय यह करता है दोस्तों। क्या करता है? उपापचय का काम करता है, को नियंत्रित करता है दोस्तों। ईस्ट्रोजन अंडाशय से दोस्तों निकलता है, महिलाओं में प्रजनन तंत्र का विकास करता है दोस्तों। अगला ग्रोथ हार्मोन दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, शारीरिक विकास और ऊंचाई में दोस्तों वृद्धि करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये ग्रोथ हार्मोन्स। अगला है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन्स, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, जो कि क्या है? किडनी के ऊपर रहती है, आपको पता होगा। यह दोस्तों क्या है? फाइट एंड फ्लाइट इसको बोलते हैं दोस्तों। प्रतिक्रिया यानी तनाव के समय ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। आप जब भी डिप्रेस होंगे तो उसको ऊर्जा कौन प्रदान करेगा दोस्तों? यही इंसुलिन हार्मोन्स दोस्तों अग्न्याशय से निकलता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। अगर दोस्तों ये नहीं होगा तो आपको शुगर की शिकायत भी हो जाएगी, शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण का सतह बाहर की ओर दोस्तों उभरा होता है, जैसे यह अपसारी किरणों का निर्माण करता है दोस्तों। इसके उपयोग इस प्रकार है। पहला है वाहनों के साइड मिरर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, सड़क पर बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह वास्तविक से बड़ा दृश्य प्रदान भी करता है दोस्तों। अगला है सुरक्षा दर्पण, दुकानों और शॉपिंग मॉल में चोरी को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सड़कों और मोड़ पर दोस्तों ये क्या है? दृश्यता बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला दिया गया है अवतल दर्पण, इनको कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। अवतल दर्पण का सतह अंदर की ओर दोस्तों क्या होता है? थोड़ा सा गहरा होता है, जिससे यह अभिसारी किरणों का निर्माण करता है। इसके उपयोग इस प्रकार दोस्तों दंत चिकित्सकों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। दांतों की आंतरिक संरचना को बड़ा और स्पष्ट दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों सेविंग मिरर, चेहरों को बड़ा और साफ दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दूरबीन में प्रकाश को दोस्तों केंद्रित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, आवर्धन क्या है? इसके सूत्र सहित समझाइए दोस्तों। किसी वस्तु के प्रतिबिंब छवि का वास्तविक वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या फिर छोटा दिखाई देता है, इसे आवर्धन कहते हैं। यह छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 बराबर h1 बटे h0 बराबर माइनस का v बटे यू। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वर्ण विक्षेपण क्या? उदाहरण सहित लिखिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो यह अपने घटक जैसे दोस्तों रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी में विभाजित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में क्या हो जाता है दोस्तों? विभाजित हो जाता है। आप लोगों को पता होगा ये 7 रंग दोस्तों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होते हैं। इनमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है दोस्तों, और जो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों इंद्रधनुष। बारिश के बाद सूर्य की जो किरणें होती हैं दोस्तों जल की बूंदों से गुजरती हैं। जल की बूंदें प्रिज्म की तरह दोस्तों कार्य करने लगती हैं और श्वेत प्रकाश को विभाजित कर देती हैं, जिससे आपको एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 दिया गया है, ओम का नियम क्या है? इसके सूत्र सहित आपको बताना है। ओम का नियम क्या है दोस्तों? ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच दोस्तों क्या दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के सीधे अनुपाती होता है दोस्तों। शर्त क्या है? चालक का तापमान और भौतिक अवस्था क्या रहे दोस्तों? स्थिर रहे। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है V बराबर I इंटू आर। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे सवाल भी न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखना आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है दोस्तों? यह नियम किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो दोस्तों नियम का कथन क्या है? यदि आप अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि जो आपकी 4 फिंगर है दोस्तों, अग्रिम अंगुली है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी की दिशा को दिखा रही हो, अग्रिम उंगली चुंबकीय क्षेत्र तथा बी की दिशा को दिखा रही हो। जो मध्य उंगली है दोस्तों वो विद्युत धारा आई की दिशा दिखाए, और जो अंगूठा है दोस्तों चालक पर लगने वाले बल की दिशा दिखाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डायग्राम बना देंगे कि देखिए दोस्तों ये धारा की दिशा दिखा रहा है,
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है दोस्तों, ये बल की दिशा यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, 90 अंश का कोण बना रहे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और आपके 2025 में भी क्वेश्चन 100% आने वाला है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर समझाइए। खाद्य श्रृंखला क्या होता है दोस्तों, यह एक सरल और रैखिक क्रम है जिसमें जीव एक दूसरे पर क्या करते हैं दोस्तों, भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रभाव एक सीधी दिशा में होता है दोस्तों, इस प्रकार से सीधी दिशा में होता है। प्रत्येक स्तर को उपभोक्ता स्तर मतलब दोस्तों ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे दोस्तों घास को कौन खाता है दोस्तों, हिरण। हिरण को कौन खा लेता है दोस्तों, सिर खा लेता है। ये क्या होती है दोस्तों, फूड चेन है। अगला है दोस्तों फूड वेब। यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल मतलब एक जटिल नेटवर्क है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें एक जीव कई अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है और कई जीवों का भोजन बनता है। यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और जटिल पारस्परिक निर्भरता को दोस्तों क्या करता है, दर्शाता है। जैसे दोस्तों घास को टिड्डा खा लेता है, टिड्डा को मेढक, और मेढक को सांप, और इस प्रकार से दोस्तों घास को चूहा भी खा लेता है, चूहा को सांप भी खा लेता है, और सांप को चील भी यहाँ पे खा लेता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है दोस्तों, फूड वेब है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे ये रहा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे माइकल फैराडे ने खोजा था दोस्तों। फैराडे का नियम भी यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये विद्युत वाहक बल तब विद्युत धारा उत्पन्न करता है यदि परिपथ क्या हो दोस्तों, पूर्ण हो। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये रहे आप के लिए क्वेश्चन दोस्तों। तो जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।